ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो अक्षय, बहुत अच्छा लग रहा है आज आंखों देखी पर आए हो आप हमारा खूनी मंडे का पॉडकास्ट। इतने सारे हमने आपकी कहानी किस्से सुने हैं अलग अलग पॉडकास्ट में, आपके यूट्यूब चैनल में। जब हमारी बात हुई आपसे तो हमें पता चला 2016 में शुरू किया था आपने, हमसे भी पहले, खूनी मंडे से भी पहले। लेकिन फिर क्यों किया यूट्यूब चैनल 2016 में? क्या हुआ था ऐसा? भाई बहुत एक बड़ी जर्नी थी। 2016 में हमने भाई स्टार्ट किया था ये सोच के कि कुछ एडवेंचर करते हैं। दोस्त थे, 12th पास आउट होकर निकले थे, कॉलेज कर रहे थे और कोई ओपन लर्निंग से कर रहा था, कोई रेगुलर कर रहा था, लेकिन सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते थे। कुछ नए लोग भी जुड़े थे, तो आपस में प्लान किया कि यार कुछ सेल फोन्स हमारे पास हैं। और उस टाइम पे यूट्यूब का इतना ज़्यादा क्रेज़ भी नहीं था। 2016 में ऐसा था कि कुछ क्रिएटर्स कर रहे थे, कुछ करने चाह रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। हमने सोचा हम भी ट्राई करके देखते हैं। एक टीम मिली, कुछ अलग लैंग्वेजेस के थे जैसे जाट बॉयज़, अच्छा। हम प्लेन दिल्ली वाले, और कुछ थे उसमें जो तन्ना मन्ना भी चल रहा था, हर कुछ राजस्थान के भी थे। तो सब ने मिलकर जब स्टार्ट किया तो ऐसा होता था कि हम लोकेशन पे जाते थे और कवर करने की कोशिश करते थे। और हमने अपनी जो स्क्रिप्ट थी उसमें बोल दिया था चैनल पे कि अगर आप चाहते तो कोई लोकेशन हमें बताइए, हम उसे एक्सप्लोर करेंगे। मतलब हॉरर के लिए पूरा हॉरर, हॉरर में, हॉरर पहले वाले हमने genre में। सोचा था प्रैंक वगैरह करते, लेकिन हाँ। फिर वही था कि यार थोड़ा सा रिस्की मामला है, कहीं चाटे वाटे ना पड़ दें। उस टाइम पे तो कहाँ लोग इतना सुनते थे कि ये प्रैंक कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं, उस टाइम तो नहीं था। तो फिर ये मेरा कॉन्सेप्ट था कि यार हॉरर में करना चाहिए। मैं शुरू से ही हॉलीवुड हॉरर मूवीज़ काफ़ी देखता आ रहा था और फिर इस चीज़ को समझा कि इतनी ज़्यादा रोक टोक नहीं है। उस टाइम पर इतना ज़्यादा नहीं था रोक टोक की, पुलिस अब तो एट द मोमेंट आ जाती है, ऐसी लोकेशन कवर करते हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो जब सब ने मिलकर आपस में बात करी तो फिर कुछ लोकेशन हमने कवर करी, जैसे द्वारका सेक्टर 9 करी, उसके बाद कुछ लोकेशंस कवर करी। उसके बाद फिर हमने ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया कि आप लोग हमें बताइए कि किस लोकेशन पे हमें जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे थे हमारे साथ जिन्हें हम बोलते थे कि भाई दोस्त हैं, चलते हैं, क्या करोगे रात को, नाइट आउट वाइट आउट हो जाएगा, कुछ आउटिंग हो जाएगी। उस दौरान क्या होता था, हम जैसे किसी भी लोकेशन पे जाते थे, वहाँ पे 2-3 घंटे हम बिताते थे, उसके बाद निकलते थे, थोड़ी देर पार्क वार्क में पहुँचते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे और फिर सुबह अपने घर पहुँच जाते थे। तो 2016-17 में अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमारे साथ जुड़ गई थी। उस टाइम 7-8 जने जुड़ना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सब अलग ही पैरेलल कुछ और कर रहे थे। तो 2016 में फिर हमें एक कमेंट आया यूट्यूब चैनल पे कि आपको अंसल प्लाज़ा जाना चाहिए गुड़गांव में। हमने बोला ठीक है। और उस टाइम पे 2-3 लोग और थे हमारे साथ जो और कनेक्ट होना चाह रहे थे, तो कुछ रिप्लेसमेंट भी हुई थी। उनमें एक कैमरामैन थे जिनको हमसे काफ़ी एजिड थे, वो हमसे कम से कम 7-8 साल बड़े थे और इमरजेंसी में उन्हें बुलाया गया था। तो जिस लोकेशन में अंसल प्लाज़ा में मॉर्निंग में हम गए थे, वो एक ऐसी जगह है जैसे रोड है और रोड के सामने बस एक घर बना रखा है, एक मंजिल का है। जो ऐसे घर होते हैं जिन्हें 100-100 साल के लिए गवर्नमेंट लीज पे दे देती है एक इंसान को। उसके पीछे पूरे कब्रिस्तान, एक पूरा कब्रिस्तान राइट हैंड साइड में बना हुआ था और पीछे कुछ कोठीज़ थी जो पूरी खाली पड़ी थी। जब हम मॉर्निंग में देखने गए तो अच्छे से उस लोकेशन को देखा, और लोकेशन को देखने के बाद मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट आई कि यार इसके पीछे ना कब्रिस्तान है, मैंने कब्रिस्तान कभी नहीं देखा, मैं देखना चाहता हूँ। तो वहाँ पर हमें लगा यार गार्ड को पैसे देने पड़ेंगे, कुछ ऐसा होगा, कोई नहीं था वहाँ पे देखने के लिए, फिर देखभाल कोई नहीं कर रहा था उसकी। हम अंदर घुस गए और हमने पहली बार कब्रिस्तान देखा था कि कैसा होता है। शमशान तो बहुत देखा था, कब्रिस्तान पहली बार देखा। देखने के बाद जब हम वहाँ से बाहर आए तो उसके बाद हमने सोचा चलो लोकेशन पे चलते हैं। तो कुछ लोगों की आदत थी स्मोक करने की, उन्होंने स्मोक करना स्टार्ट किया। तो ऐसे ही घूमते घूमते मेरी नज़र पड़ी कि उस घर के जस्ट अपोजिट में एक कोठी है, एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कुछ मना कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि इससे बात करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो रात को पुलिस बुला ले जब हम आ जाएंगे तो, क्योंकि वो लोकेशन अबैंडेंड थी, हमने किसी परमिशन नहीं ली थी वहाँ पे किसी से भी। फिर दोस्त बोले कि यार हम नॉर्मली देख ही तो रहे हैं, आराम से देख लो। हम उस मकान के अंदर कूद गए। तो हम वहाँ पे पहुँचे, हमने लोकेशन देखी और सामने सिक्योरिटी गार्ड था, वो मना कर रहा था, कुछ इशारा कर रहा था दूर से। मैंने सोचा एक बारी को बात करी जाए, लेकिन फिर दूसरों ने मेरे को अपनी बातों में लगा लिया कि छोड़ना, क्या पूछ रहा है, अंदर चल के देखते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन का आइडिया देता हूँ। मैंने कभी भी किसी पॉडकास्ट में इतनी तसल्ली से इस लोकेशन को नहीं बताया, क्योंकि वो वहाँ से सारी ये मतलब ऐसी हरकतें शुरू हो गई थी कि बहुत सारे लोगों की लाइफ बर्बाद हुई। वो लोकेशन ऐसी थी, एक बाउंड्री थी, बाउंड्री के पीछे क्योंकि उस घर में आना जाना नहीं था किसी का भी, पूरा झाड़ियाँ थी बहुत अच्छी वाली,
एक अच्छा खासा बीच में नीम का या कुछ पीपल का पेड़ था। और जब आप बाउंड्री कूद के अंदर जाते हो तो वो एक अंडर कंस्ट्रक्टेड हाउस है जिसका पूरा नीचे वाला पार्ट खाली पड़ा हुआ है। ऊपर जब आप जाते हो तो वहाँ पर एक कमरा बना रखा है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में भी एक खिड़की है और राइट हैंड साइड में भी एक खिड़की थी। जीने से ऊपर चढ़ के आते थे और फिर राइट हैंड साइड में पूरा कब्रिस्तान दिखता था। हमने अच्छे से देख लिया, पूरी लोकेशन को एक्सप्लोर कर लिया और मुझे पता था मुझे आके क्या क्या करना है। अब उस टाइम पे हमें पता था कि हमें खुद को भी इस चीज़ को रियलाइज़ था कि पैरानॉर्मल जैसा कुछ नहीं होता, तो हमें थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड करना पड़ेगा। हम कुछ इधर से ऐसा कर देंगे, इधर से ऐसा कर देंगे। तो सुबह मेरी बात हुई थी, जो मेरे 2 दोस्त थे उन्हें मैंने बोला था कि आप राइट हैंड साइड तो कब्रिस्तान है उस साइड मत रहना, लेफ्ट हैंड साइड रहना। और लेफ्ट हैंड साइड आप क्या करना, जैसे ही हम ऊपर आएंगे मैं उस कमरे में आऊँगा, एकलौता जो कमरा है, और मैं थोड़ा सा कुछ बताने की कोशिश करूँगा, तो आप क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड वाली खिड़की बजा देना। तो हम एकदम से ऐसे रिएक्ट करेंगे, ये क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा कुछ स्टार्ट हो गया। हमें ऐसा कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। हम रात को वहाँ पहुँचे और रात को पहुँचने के बाद पूरा हमने लोकेशन देख ली। रात को वो बहुत ज़्यादा स्पूकी थी क्योंकि जो मेन रोड थी उस पर कोई आता जाता था ही नहीं। वो एक इंटरनल ऐसी रोड जा रही थी जिस पर कोई गाड़ी वाड़ी कोई भी आती जाती नहीं थी। तो क्या हुआ, जब मॉर्निंग में हम पहुँचे थे तो वहाँ पे एक बड़ा सा कट्टा रखा हुआ था जिसमें सामान बांध के रखा जाता है। उस कट्टे के नीचे एक इतनी बड़ी कुछ बॉल टाइप की थी और उसके ऊपर रेड धागे से कुछ बांधा हुआ था और वो उस कट्टे के नीचे रखी हुई थी। तो जब मैं मॉर्निंग में गया था तो कैमरामैन हमसे बहुत ज़्यादा समझदार था उस टाइम पे। मैंने बताया एजिड था, हमसे 8-10 साल बड़ा था। उसने मुझे बड़े तरीके से बोला कि अक्षय जब तुम शाम को यहाँ पे आओगे ना तो कुछ भी हो जाए इस चीज़ को हाथ मत लगाना, कट्टे को। हाँ, कट्टे के नीचे जो बॉल रखी है या कट्टे को भी मत छेड़ना, क्योंकि वो साक्षात पता चल रहा था कि यहाँ पे किसी ने कुछ रखा हुआ है। अच्छा, जैसे कुछ टोटका, मतलब तंत्र वंत्र हाँ, करके। तंत्र वगैरह कुछ करके रखा हुआ है। मैंने भी यही बोला, मैं क्यों हाथ लगाऊंगा, मैं क्यों ही करूँगा। हुआ उसका अपोजिट। जब शाम को हम वहाँ पे पहुँचे तो मैंने बताया कि इंटरकॉम आ गया था उसका, और फिर शाम को जब हम पहुँचे तो इधर उधर देखते हुए हम वो लोकेशन पर कूद गए। हमने उन दोनों बंदों को ऊपर पहुँचा दिया और वो खिड़की के पास तैयार खड़े थे। हमें पता था यहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का शूट मिलेगा मैक्सिमम, और उस टाइम पे यूट्यूब पे 12-15 से मिनट के ऊपर की वीडियो जाती भी नहीं थी। तो जब हम अंदर पहुँचे तो फर्स्ट जो नीचे ग्राउंड फ्लोर था उसे मैंने कवर कर लिया, लेकिन जो एक सोचने देखने वाली बात थी कि वो अपनी नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी चिल्ड था, मतलब काफ़ी ठंडा था वो। फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया कि चल कोई नहीं, हो सकता है कि हम रात को आएँ इसलिए ऐसा हो रहा हो। जब हम थोड़ा ऊपर पहुंचने लगे तो कमरे में हम पहुंचे और कमरे में लेफ़्ट हैंड साइड में उन दोनों लड़कों को खड़ा कर रखा था, राइट हैंड साइड में कब्रिस्तान वाली खिड़की थी। तो क्या हुआ, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ। मैं पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ था कि मैंने कैमरे के सामने बोला कि ये क्या रखा हुआ है, इस बॉल को एक बार हम कैमरे के सामने देखते हैं, और मैं सीधा उसे उठाने के लिए चल दिया। तो सामने जो कैमरा मैन था उसने मेरे को धक्का मारा और बोले कि एकदम से कि मैंने तेरे को मना करा था इसको हाथ मत लगाइए, तू क्यों इसे छूने के लिए चल दिया। मैं जब तक अपने सेंसेस में वापस आता कि मैं इसे क्यों हाथ लगाने जा रहा था या मुझे क्या हुआ, इतने में राइट हैंड साइड वाली खिड़की ज़ोर से बजी। तो कैमरा मैन और मैं एकदम से देखते कि यार इन्होंने इतनी जल्दी खिड़की बजा दी। तो आपस में हम बात ही कर रहे थे, इतने में जो दोनों लड़के थे जो खिड़की के पास खड़े थे वो बीच में से कैमरा के निकले भागते भागते, भागो भागो भूत 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 करते करते वो भाग गए। तो हमने भी इधर उधर देखा, समझ नहीं आया कुछ भी, हम भी वहाँ से ऐसे ही भागते भागते नीचे आए बाहर आ गए। तो उसने मेरे से पूछा कि भाई इतना ज़्यादा टाइम तुमने क्यों लगा दिया। हमने उनसे पूछा तुम क्यों भागे, तो उन्होंने पहले मुझे फोर्स किया क्योंकि मेरे को लगता था मेरा ऑरा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने बताया कि यार मुझे नहीं पता, मैं ऐसे खड़ा था और मैं सीधा उस वो जो चीज़ थी जिसके लिए मना करा था वो उठाने चल दिया। तो हमने पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमें लेफ़्ट साइड की खिड़की बजानी थी और राइट साइड की खिड़की अपने आप बज रही थी, जबकि ना तो वहाँ पे कोई हवा थी ना ऐसा कुछ था। और जब आप अबेंडेंड हाउस में जाते हो तो वहाँ जो खिड़की होती है उस पर इतना जंग लगा होता है कि उसे बजाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। लेकिन वहाँ पर से क्या हुआ, वो चीज़ ख़त्म हो गई, वहाँ पे हम सब अपने अपने घर आ गए। उसके बाद उस चीज़ के बाद कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस चीज़ में से अब निकल जाएंगे। यहाँ से चीज़ें और भी ज़्यादा डार्क होनी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले मेरे साथ तो खैर सबसे बाद में हुआ था। तो मेरे पास कुछ जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस लोकेशन पे चलेंगे उस लोकेशन पे चलेंगे, तो लोगों ने ठस्सा देना शुरू कर दिया कि नहीं यार मैं नहीं बन पाऊँगा, पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा। उनमें से एक लड़का था, उसका
फ़ोन काफ़ी टाइम से नॉट रीचेबल जा रहा था, वो अवॉइड कर रहा था बिल्कुल। तो जब मैंने बहुत इंसिस्ट किया, उसके पापा को फ़ोन करा और मैंने बात करने की कोशिश की, तो उसके पापा ने एक दिन मुझे फ़ोन करा और बोले कि बेटा तुम भी इन चीज़ों से दूर रहो तो शायद तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। और मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में पूजा पाठ बहुत होती है, उनके नहीं होती थी, वो लोग नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते थे। तो उसके पापा ने बोला कि जो लड़का है वो आए दिन बोलता है कि मुझे इस कमरे में कुछ दिख रहा है, मुझे उस कमरे में कुछ दिख रहा है। तो उसका ये कहना था अपने पापा को कि वो जब कमरे से पास करके निकलता था तो कमरे के अंदर जो बेड होता था वहाँ पे उसे जैसे निकलते हैं ना, तो ऐसा लगता है वहाँ कोई था, उसे ऐसा लगता था यहाँ पर कोई है, और वापस आके देखता था तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। अब हद पार तब हो गई जब एक दिन उसके पापा का फ़ोन आता है कि बेटा तुमने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया, मुझे भी दिखने लगी ये चीज़ें। उसके पापा को भी ऐसी चीज़ें दिखने लगी। फिर मैंने सोचा कि यार अब शायद कुछ बचे हैं 2-3 जने, उन्हीं से कंटिन्यू करते हैं। तो फिर चीज़ें बढ़ने लगी। एक का फ़ोन आया, वो मनाली में था, बोला कि हमारी पूरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नई की नई गाड़ी थी, पता नहीं ड्राइवर चलाने वाला बोल रहा था उसे कुछ दिखा, उसने ऐसी कोई चीज़ देखी और गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो एक एक करके सब बाहर निकल रहे थे। और ऐसे ही रीजंस की वजह से निकल रहे थे कि कुछ पैरानॉर्मल है। एक दिन एक लड़का मिलता है, मैंने मतलब फ़ोन करा सबको, मैं बोला यार तुम ना एक बार आओ, सब मिल के बैठ के बात करते हैं कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, किस वजह से तुम सब चैनल लेफ़्ट कर रहे हो। तो सब वहाँ पे आए और एक इत्तेफाक की बात हुई कि वहाँ पर जैसे ये लॉकेट मैंने तब से अब तक पहना हुआ है, ये जो लॉकेट है ये हम सब ने पहना था उस टाइम पे जब चैनल को स्टार्ट करा था, मेरे अलावा ये किसी के गले में नहीं था। ये हमने नजफगढ़ रोड पे एक साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ से हमने हाथ लगवाए कि बहुत मन्नतें मांगी थी कि हमें कुछ ना हो। तो किसी ने बोला कि मैंने नहा के रखा था, उसके बाद गायब हो गया। कोई बोला मैं बाइक चला रहा था, गायब हो गया। और एट दी एंड फिर मेरे साथ ये झटका हो गया। क्या हुआ, सिर्फ हम 3 जने बचे थे, कैमरामैन, मैं और एक मेरा को एंकर था। तो मैं अपने कमरे में था और ये क्लिप मैंने अपने चैनल पे भी डाली हुई है, जब मैंने सबसे पहले कम बैक किया था कि मेरे साथ क्या हुआ, किस लिए मैंने 2016-17 में इस चैनल को बंद किया था। हुआ क्या, 2017 की शायद बात है, और मेरे पूरे घर में मैं और मेरे पापा थे। मेरे पापा काफ़ी आगे बैठे हुए थे घर में, और मैं उस टाइम पर लैपटॉप था हमारे पास, मैं हॉलीवुड मूवीज़ देखा करता था। एक फ़ोन था ऐसे ही, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो मैंने वीडियो कॉल पे उसे कनेक्ट किया, व्हाट्सएप कॉल थी। तो सामने वाला जो को एंकर था वो बात कर रहा था कि भाई अब तो रिसोर्सेज बहुत कम हो गए हैं और लोग मना कर रहे हैं, कुछ साथी हमारे बैकआउट कर चुके हैं, कुछ लड़कियां थी जो हमारे साथ हुई थी वो भी भाग गई, तो अब क्या करना है। मैंने बोला कुछ नहीं, हम 2-3 जने चलेंगे, वहाँ देखेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और तब तक भी हमें इन चीज़ों पर यकीन नहीं था। तो ऐसे बात करते करते उसने मेरे को अचानक से बोला कि अक्षय वो जो तेरे पीछे का गेट है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खोला है उसे। और मुझे याद था कि मैंने उसे बंद कर रखा है, और वो गर्मियों का टाइम था जब हम काफ़ी स्ट्रगल करके आगे तक निकल चुके थे। पूरे घर में मैं और मेरे फादर थे, मेरे फादर आगे बैठे हुए थे और मैं वीडियो कॉल पर कनेक्टेड था। तो जब वीडियो कॉल पर कनेक्टेड था मैं, तो हमारी बातचीत हो रही थी और अचानक से उसने, जो सामने वाला बंदा था, उसके तो बैक साइड में मेरा गेट दिख रहा था। तो उसने मुझे बोला कि यार अक्षय, ऐसा लग रहा है जैसे गेट किसी ने ओपन करा है। तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो खुला हुआ था। मुझे लगा शायद शायद पापा ने आके देखा हो कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे फादर की एक आदत थी, जब वो न्यूज़ देखते थे वो नहीं हिलते थे, और वहाँ वो जिस तरीके से बैठे हुए थे वो इस तरीके से थे कि मेरा गेट उनके बैक साइड में था बिल्कुल। और जब मैंने कैमरे में उस चीज़ को कैप्चर करा तो उसमें दिख भी रहा था कि मेरे फादर जो हैं वो उस तरफ बैठे हुए हैं बहुत दूर। उन्हें ना कोई मतलब था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। मेरे आई थिंक मॉम और ब्रदर गए हुए थे कहीं पे। तो जब उसने मुझे बोला मैं उठा, मैंने उस गेट को बंद कर दिया। फिर दोबारा मैं आया, उस लड़के से मैं बात करने लगा कि यार हो गया होगा, खैर वो और बता कौन सी लोकेशन पे जाना है, फिरोशा कोटला पे एंट्री कैसे मिलेगी, या भुवाली भटियारी में कैसे मिलेगी, कैसे कुछ होगा। हम आपस में बात कर रहे थे, अचानक से फिर उसने यही बोला कि अक्षय फिर दोबारा से गेट खुला है। तूने बंद कर दिया था? मैंने बंद कर दिया था। उसने बोला कि फिर दोबारा आई थिंक गेट खुला है, तेरे को देखना चाहिए, शायद कोई है तो नहीं। तो मैं उठा, मैंने फिर गेट को बंद करा और मैंने उसे बोला कि तेरे से मैं बाद में बात करता हूँ, देखता हूँ कि कहीं कुछ ऐसा ऊंच नीच तो नहीं हो रही है। तो मैंने क्या करा, अपना कैमरा ऑन किया और फ़ोन का कैमरा ऑन करके मैंने पूरे कमरे में दिखाया, ऑडियंस मतलब जो भी थी, कि देख लो अच्छे से कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। और फिर मैं खड़ा हो गया इस तरीके से कैमरा लेके, और मुझे नहीं पता था, मुझे लग भी नहीं रहा था कि ऐसा कुछ कैप्चर होने वाला है। लेकिन हुआ क्या, एग्जैक्टली 2 से 3 सेकंड बाद
पहले उस गेट को ऐसे खोला गया जैसे कोई देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या जो अंदर वाला है उसे कुछ पता है या नहीं पता है। तो जब धीरे से मैंने मतलब उसने खोलने की कोशिश की, वो जो भी था एंटिटी या जो भी था या नहीं था मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे कैमरा पकड़ा हुआ था। बस मुझे पता है कि अचानक से हल्का सा गेट खुला और फिर खुलते खुलते जैसे होता है ना कि किसी को पता चल गया अब तो इसने मुझे देख ही लिया, वो गेट अपने आप ही काफ़ी हद तक पूरा खोलने की कोशिश करी और आधे पे आके रुक गया। और फिर फ़ोन में क्या हुआ, कोई एंटिटी कैप्चर तो नहीं हुई, लेकिन अचानक से जैसे मेरी स्क्रीन थी उसके कलर चेंज होने स्टार्ट हो गए। जैसे कैमरे में पिंक, ब्लू, ग्रीन एकदम लैपटॉप की स्क्रीन, ये उसकी फ़ोन की स्क्रीन पे। हाँ। हाँ, ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करा हुआ है फर्स्ट में। उसके बाद मेरे को एक चीज़ लगी कि यार कुछ तो गलत है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से शायद दूसरे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मे बी शायद ये चीज़ मेरे तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये दूसरों तक तो पहुंच रही है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड करा था कि मैं इस चीज़ को बंद कर दूंगा। लेकिन फिर ये चीज़ जो थी ना मेरे साथ, वो कर्ज की तरह लग गई। इसके बाद भी ये चीज़ें रुकी ही नहीं, और कहीं ना कहीं पता नहीं कब मेरा इनमें पार्टिसिपेशन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन होता चला गया। जब ये हुआ था दरवाज़ा खुलने वाला इंसिडेंट और स्क्रीन ऐसे ब्लर हो रहा था, तब ताबीज़ ये वाला लॉकेट पहना हुआ था? बिल्कुल पहना हुआ था। तभी शायद मेरे को कुछ नहीं हुआ इतना, दूसरों के साथ बहुत कुछ हो रहा था। मेरे सामने तो वो एंटिटी आई भी नहीं, अगर थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ मोबाइल फ्लक्चुएट हो गया। मुझे ये भी पता था कि लोग कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, लेकिन मैंने अपने पास संभाल के रखा था कि जब कभी अगर मैं वापस आऊँगा तो मैं इसे डालूँगा। और फिर वो वापस आना आपको पता है कब हुआ था। तो हुआ कि इसके बाद फिर दोबारा ये चीज़ें जो है कनेक्ट होती गई, कहीं ना कहीं होती थी। लोग बोलते थे दोबारा कर लो स्टार्ट, ये वो। मैं मना करता था यार नहीं, फैमिली वाले भी इस चीज़ को अब इजाज़त नहीं दे रहे, क्योंकि जब भी दोस्त आते हैं उनकी फैमिलीज़ आती हैं तो फिर यही बोलते हैं इन्होंने पता नहीं क्या पागलपन करा था 2016-17 में। फाइनेंशियल इश्यूज़ आ गए थे, घर में नेगेटिविटी आ गई थी, दोस्ती में दरार आ गई थी। क्योंकि हमारा ऐसा होता था कि अगर मैं किसी को बुला रहा हूँ और वो अचानक से रात को आने में मना कर देगी, यार आज नहीं आ पाऊँगा सॉरी, तो हमारे पास और कोई बैकअप है ही नहीं। फिर मैं जब 2022-23 में मैंने जब चैनल स्टार्ट करा तो मेरे काम मुझे कहीं से बनते नहीं दिख रहे थे। मैंने फिर एक बार किसी जो सिद्ध हैं तांत्रिक बाबा, उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि अंसल प्लाजा से आपके पीछे 2016 से एक आत्मा चलती आ रही है मेरे पीछे। और मुझे कितनी बार ऐसा आभास हुआ है कि कहीं ना कुछ है, लेकिन मैं चीज़ों को इग्नोर कर देता था ये सोच के कि मेरा वहम है। लेकिन कोई ना कोई एक फीमेल स्पिरिट थी जो मेरे पीछे थी। फिर उस चीज़ थी 2023 से पहले, फिर उसका जब मैंने इलाज करवाया तब मेरे काम बनने शुरू हुए। उससे पहले कुछ उससे पहले कुछ नहीं होता था मेरा। अच्छा, तो क्या इलाज कराया अब? बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते, जैसे उन्होंने एक कवच दिया, एक हाँ। मेरे को चीज़ें बताई, कुछ मंत्र दिए कि आप जब भी जाओगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा नेगेटिव फील होता है। लेकिन उन्होंने कुछ कवच वगैरह दिए थे, उससे बता दिया था कि अब तू अगर शमशान में भी सो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं क्यों ही सोऊंगा शमशान में। वो उनका एक बोलने का तरीका होता है कि अब इतना पावर है इसमें। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कभी ऐसा होता है हम कोई स्टोरी नैरेट कर रहे होते हैं तो झटके से पता चल जाता है कि हाँ कोई चीज़ है। लेकिन ठीक है, वो अपना रास्ता ढूंढ रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि आप द्वारका में रहते हो अक्षय, तो द्वारका सेक्टर 9 का एक बहुत ही बड़ा हॉरर लेजेंड है। वो क्या है वो लेजेंड, और क्या है उसके पीछे की कहानी? भाई ये एक पीपल वाला पेड़ है जिसके अराउंड काफ़ी बड़ा एक चौतरा है। चौतरा जो होता है ना, आपने सुना होगा, बुजुर्ग बोलते थे कि पेड़ के आगे पीछे पूरा एक सर्कल बना हुआ है जहाँ पहले के टाइम में लोग बैठते थे, थोड़ी देर रेस्ट किया करते थे, वहाँ पानी के मटके रखा करते थे। तो क्या हुआ, कहते हैं कि द्वारका सेक्टर 9 में काफ़ी टाइम पहले वहाँ पर एक फ़ीमेल की डेथ हुई थी। और कुछ लोगों की मान्यता है कि वो लोकेशन सही में ऐसी है और कुछ लोगों की है कि नहीं है। लेकिन जो इस लोकेशन को सबसे अलग बनाती है वो चौतरा। कि वो चौतरा इस तरीके से रोड को घेरता है ना कि अगर कोई किसी ने ड्रिंक कर रखी है या कोई थोड़ा सा भी मोबाइल में इधर उधर देख रहा होगा और वो स्ट्रेट रोड पे आ रहा होगा तो वो चौतरे पे गाड़ी दे के मार देगा। बहुत बार गवर्नमेंट ने कोशिश करी उस चौतरे को तोड़ने की, लेकिन जब भी बुलडोज़र आई वो नाकाम हो गई वहाँ पे उस चौतरे को तोड़ने में। जब लगा कि इस लोकेशन पे बहुत ज़्यादा हरकतें हो रही हैं तो उसके सामने एक मंदिर बना दिया। वहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होने लगे। एक्सीडेंट्स भी बहुत हुए हैं और इंसिडेंट्स भी बहुत हुए हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ को फेस किया है। अब बोलते हैं ना कि मेरे साथ नहीं हुई, किसी और के साथ हो गई, तो उसके लिए वो लोकेशन हॉरर हो गई, और मेरे साथ नहीं हुई तो नहीं हुई।
कुछ लोगों ने इतना भी फील किया है कि जैसे 4-5 लोग हैं, उन्होंने अपने ऊपर चैलेंजेस लिए और वो लोग रात को वहाँ पर पहुँच गए, मजाक मस्ती उन्होंने करा, तो कोई ना कोई चीज़ है जो एक के साथ आ गई जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक था। ऐसे केसेस भी हमारे पास आए हैं। जैसे मैं नरेट करता हूँ रियल इंसिडेंट्स को, तो कहीं से मेरे को पता चला, उत्तराखंड से एक लड़की मेरे को भेज रही है कि अक्षय, मैं 2 साल पहले गुड़गांव में जॉब किया करती थी और द्वारका में मेरा रेसिडेंस था, मैंने आपके चैनल को देखा, तो मैं आपको ये बताती हूँ रियल इंसिडेंट। जब हमारी कैब आ रही थी द्वारका सेक्टर 9 की तरफ से, उधर से आते हुए हमारा जो है ड्राइवर ने गाड़ी दे के मार दी और उसने खुद बोला कि मुझे कुछ दिखा था, और लगी कहाँ, उसी चौतरे पे। तो जो द्वारका सेक्टर 9 का चौतरा है, बोलते हैं कि उस पेड़ से वो जो आत्मा है वो पूरी की पूरी कनेक्टेड है। जिस फीमेल की वहाँ पर जान गई थी एक टाइम पर, वो आज भी भटकती है, और कहीं ना कहीं उसने मदद मांगी थी ऑटो वालों से और कैब वालों से, जो टाइम पर नहीं मिली। तो जो आत्मा भटकती है वहाँ पर ऑटो और कैब्स वालों को चाटे मारती है। चाटे मारती है। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के दावे किए हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स है इसके न्यूज़ में, और आज भी कहीं ना कहीं उसे हॉन्टेड बोला जाता है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम इच्छा रखते हैं अपनी कि हमारे सामने कुछ इंसिडेंट हो, किसी के साथ ना ही हो तो अच्छा है। बट वो जो पीपल वाला पेड़ है, उसको वहाँ से कभी कोई हटा नहीं पाया। कोशिश बहुत बार कोशिश की है। आप एक बात बताओ ना, आप गुड़गांव के हाईवे के बीच में एक चौतरा बना दोगे? पॉसिबल नहीं है। और बनाओगे तो कितनी देर वो रहेगा, क्योंकि गुड़गांव के हाईवे पे कितने लोग किस स्टेट में आते हैं। वो एक बहुत अच्छी रोड है, बहुत क्लीन रोड है, मेट्रो से होती जा रही है द्वारका सेक्टर 9 से, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि चौतरे को हटा दे वहाँ से। तो मंदिर बना दिया, साइड में पुलिस कॉलोनी पूरी रख दी कि रात को कोई मजाक मस्ती करने आए तो पुलिस कॉलोनी से कोई देख ले, कंप्लेंट कर दे। नहीं तो पहले ऐसा होता था, आए दिन वहाँ व्लॉग बनाने के लिए कोई ना कोई बैठा रहता था। लोग ड्रिंक करके आते थे, चैलेंजेस ले लेते, वहाँ पे आके बैठ जाते थे, और फिर कोई ना कोई कुछ ना कोई दिक्कतें होती हैं। अब जैसे भाई देखो, मैं आपको तो पता ही है, हम जब ऐसी चीज़ों से पंगे ले लेते हैं और अगर हमारा ऑरा तब भी स्ट्रांग है, तो ये चीज़ें ना कहीं चोट पहुंचाती हैं। जैसे आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हो जाएंगे, आपके घर में तनाव रहना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज़ हो जाएंगे, और लोगों के साथ यही होता है, पर लोग इस चीज़ को ना समझ नहीं पाते। तो जैसे अक्षय आप बता रहे हो कि 2023 से पहले 2016-17 में जब आप जाते थे अलग अलग हॉन्टेड लोकेशंस को एक्सप्लोर करने, तो ऐसी कोई दिल्ली की और लोकेशन जिसे आपने एनकाउंटर किया हो, जिससे लगा हो कि हाँ यहाँ डेफिनेटली कुछ है? 2 लोकेशंस थी, एक संजयवन और एक है भूअली भटियारी। संजयवन तो हमने ज़्यादा अंदर गए ही नहीं, क्योंकि वहाँ के तो चर्चे ही अलग है। मतलब वहाँ पर बोलते हैं कि चोर चकारे भी होते हैं, जानवर भी हैं कुछ। लेकिन भूअली भटियारी में क्या हुआ था, भूअली भटियारी बीच में अंडर कंस्ट्रक्शन में आ गया था, उसे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन दोबारा स्टार्ट की थी उसकी। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, हमने सोचा कि यार लोकेशन कवर करते हैं वो वाली, क्योंकि वो सबसे शांत लोकेशन हमें लग रही थी। तो उस टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे वो शायद राजस्थान के थे। उनसे हमने बात करी कि यार सिक्योरिटी गार्ड को बोल के अंदर जाने दो। तो सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ पे बैठे थे वो बहुत बुज़ुर्ग थे। हमने उन्हें रिश्वत भी देने की कोशिश करी कि कुछ ऐसा हो जाए तो हम अंदर रात को रुक जाएं, 1-2 घंटा 3 घंटा हम कुछ कर पाए। लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया, ये बोल के कि मेरी नौकरी पे बात आ जाएगी और कहीं ना कहीं तुम इस वीडियो को लाइव तो करोगे ही, ऐसा तो है नहीं लेके अपने घर पे दिखाओगे। तो बात चलती रही। तो मैंने बोला कि यार आप इतना क्यों घबरा रहे हो कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे एक्चुअली थोड़ा भूअली भटियारी के बारे में बताया कि एक लेडी थी जो उस लोकेशन पर पहले सेवक का काम किया करती थी, जिनका नाम था भू अली। कहते उस लोकेशन पे पहले जितने भी राजकुमार हुआ करते थे या राजघराने के हुआ करते थे, वो शिकार पे निकलते थे या फिर दूर लोकेशन पे उन्हें जाना होता था, तो उनके लिए रेस्ट हाउस हुआ करता था, वहाँ पर आके वो रेस्ट किया करती थी। अब हुआ क्या, उन्होंने बताया कि जब एक रात भू अली को ऐसा लगा कि उसे किसी काइंड की डिस्टर्बेंस हो रही है, किसी तरीके की डिस्टर्बेंस हो रही है उस लोकेशन पे, तो भू अली निकली पीछे जंगल में देखने के लिए कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, कुछ ऐसा है। तो वो वहाँ पर भटक गई, वो कभी वापस नहीं आई, जिसकी वजह से बोलते हैं वो भू अली भटियारी का नाम उसे घोषित कर दिया। और हुआ क्या उसके बाद, फिर उन्होंने बताया कि मैंने जैसे पूछा उनसे कि यार ये तो एक कहानी है या फिर एक चीज़ है जो मेंशन हो गई, कभी आपने ऐसा देखा है? तो उन्होंने बताया कि बेटा कुछ ही दूरी पे एक बैंकेट है जहाँ पर शादी हो रही थी। तो शादी के दौरान जिस दुल्हन को, दूल्हे को, उस पूरी बारात को, मंडप को कुछ नहीं पता था भू अली भटियारी के बारे में, अचानक से जो जिसकी शादी हो रही थी उस लड़की के अंदर भू अली भटियारी आ गई थी।
भू वाली जो लेडी थी वो उस शादी वाली लड़की के अंदर आ गई थी। ये मेरे लिए थोड़ा सा नया था कि भाई ये थोड़ा सा अलग है, ये कैसे हुआ। तो उसने बताया, जो फीमेल थी वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी कि मैं भू वाली हूँ, मैं भू वाली हूँ, और तुम मेरे मतलब एरिया में ये सब कर रहे हो, धूम मचा रहे हो, जहाँ पर मेरी मृत्यु हुई, मुझे मारा गया, मैं भटक गई थी, मैं कभी वापस नहीं आई, क्योंकि उस टाइम पर वो जंगल वाला एरिया हुआ करता था। जानवर नोच गए, क्या हुआ, इतने तो बात हुई नहीं। हुआ क्या, वो जो फीमेल थी वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गई शादी के दौरान कि वो बात करते करते वहाँ पर बेहोश हो गई। उसके बाद पूरी शादी को वहाँ पर वाइंड अप करना पड़ा था। और वो फिर जो फीमेल थी पोजेस थी, उसके अंदर से किसी ने भुवली की स्पिरिट को निकाला था बाद में। ये मेरे को सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था। ये शायद मैंने कहीं कवर नहीं करा, क्योंकि मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले की बात है। उन्होंने बोला था कि इस बारे में बताना मत। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को भी कुछ ना कुछ पता होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से मना करके रखते हैं कि इन चीज़ों को दबा के रखना, वरना टूरिस्ट प्लेस रह नहीं जाएगी, वहाँ कोई भी नहीं आएगा। और फिर क्या हुआ, हमने सोचा कि यार सिक्योरिटी गार्ड आज रहेगा, कल रहेगा, परसों रहेगा, कि एक दिन तो हमें मिलेगा। तो हमने क्या करा, थोड़ा नज़र बना ली वो जो भुवली होटियारी की लोकेशन है। हमने कैसे न कैसे परमिशन लेके, वो जो राजस्थान वाला कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, हमने बोला भाई हमें सिर्फ 2 घंटे के लिए जाने दे, 1.5 घंटे के लिए जाने दे। उसने बहुत ज़्यादा कर करा के परमिशन दिला दी। हम गए, हमने 1.5 घंटा वहाँ शूट किया, पूरी लोकेशन को रात को कैप्चर करा। और वो थोड़ी हमारे लिए अजीब ही थी, क्योंकि शुरू में अजीब अजीब से लोकेशंस को कवर कर रहे थे, क्योंकि बैक साइड में जंगल वाला एरिया था, अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। जब हम बाहर निकले, अब इसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये इसी वजह से हुआ, लेकिन हमारे मेमोरी कार्ड में कुछ कैप्चर्ड हुआ ही नहीं था। वो पूरा का पूरा खाली था, कैमरा की बैटरी ड्रेन हो गई थी। बट हमने इस चीज़ को इस तरीके से मान लिया कि टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब तक अंसल प्लाजा वाला सीन नहीं हुआ था, हम इस चीज़ों को बहुत नहीं मानते थे। तो मेरे लिए एक ऐसी लोकेशन थी भुवली भटियारी, जो मुझे लगता है कि वहाँ पर भाई कुछ ना कुछ आज भी है। मे भी शायद उसी की वजह से हनुमान जी का मंदिर भी वहाँ पे है। सही बात है। कहीं ना कहीं देखना, ऐसी लोकेशन के आसपास ना कुछ बना देते हैं। भानगढ़ के अंदर भी एक मंदिर है, वो बात अलग है, वो खंडित हो चुका है या फिर उसे कोई पूजता नहीं है, लेकिन कोशिश करी जाती है कि वहाँ पर ऐसी चीज़ स्थापित कर दो। क्योंकि भुवली भटियारी लोकेशन बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, और जो मंदिर है वो बहुत बाद में बना है। वो पता नहीं 1817 कब की बनी हुई है वो लोकेशन। काला बंदर और मून उचवा कहते हैं सेम है, क्या क्या फ़र्क है काला बंदर और मून उचवा में? देखो, काला बंदर एक बंदर की शेप का था और मून उचवा एक स्पाइडर की शेप का था। जितना यूपी के लोगों ने उसको डिस्क्राइब किया, 2002-2003 में ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जहाँ पर बताते थे, और कुछ लोगों ने क्लेम भी किया है कि उन्होंने कोई एक ऐसी एंटिटी को देखा है जिसके 7-8 हाथ पैर हैं, और वो चल के आती थी और मुँह नोचवा, मतलब मुँह नोचा जाता था। वो जो एंटिटी थी वो सीधा अटैक किया करती थी। उसका पूरी जो शेप थी वो स्पाइडर की थी। कुछ लोगों ने उसे बिल्कुल इस चीज़ को घोषित कर दिया था कि ये पक्का एलियन एक्टिविटी है। जैसे काला बंदर को बोला गया, वैसे ही मुँह नोचवा को बोला गया। कुछ लोगों ने ये भी फील किया कि जब वो सो रहे थे तो अचानक से ऐसी आवाज़ आती थी जैसे किसी ने जनरेटर को चला दिया। गांव के अंदर बहुत ज़्यादा साउंड हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा रोशनी निकला करती थी। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हुआ है कि वो सिर्फ खेत में जा रहे हैं, पीछे से एकदम से आवाज़ आई, उन्होंने पलट के देखा, सीधा मुँह नुच गया, सीधा ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए, और उसका कोई इलाज नहीं था। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी में भी आती है कि आपने देखा होगा, अगर किसी लोकेशन को मुझे कोई क्राइम का अड्डा बनाना है तो मैं उसे इस तरीके से पॉपुलर कर दूंगा कि वहाँ कोई आएगा जाएगा नहीं। लेकिन ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट था जो खुले में हो रहा था, आप रोक नहीं सकते और दिख नहीं रहा। आप इमेजिन करो कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक एंटिटी बस रात को दिन में बैठ के वेट कर रही है किसी खंडर के अंदर कि कल रात को मेरे को निकलना है और इतनों को मार के फिर मैं वापस आ जाऊँगा। क्या उसे खुद को डर नहीं होगा इस चीज़ का कि जब मैं पकड़ा जाऊँगा तो कितना कुछ हो सकता है मेरे साथ? और ये सारी चीज़ें रात को ही हुआ करती थी, दिन में कभी कुछ नहीं हुआ। बिहार वाली एक्टिविटीज़ दिन में होती है कि वो औरतें ऐसे निपटी दिखती हैं, बट जो ये मुँह नुचवा वाली एक्टिविटी थी ये सारी ज़्यादातर रात को हुआ करती थी, जहाँ पर ऐसा लगता था कि अचानक से कोई यूएफओ आई है, उसने किसी चीज़ को ड्रॉप करा है, वो इंसानों को अपने साथ खींच के ले जा रही है, वहाँ पर बहुत काटा पीटी हो रही है, और फिर ये अलग ही लेवल पे हो रहा था। फिर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखने वाली है, जिस तरीके से ये हाइप बन के उड़ी उसी तरीके से ड्रॉप आई कि आज हो रहा है, कल एकदम ख़त्म,
खत्म, मतलब एक दिन ऐसा है बस। जहाँ पे खत्म ही हो वो गई। देखते हो ना आप, जैसे कोई ईवल तांत्रिक होता है, कल यहाँ पर वो बैठ के बदला ले रहा था, आज तो वो हुआ ही नहीं। क्या हुआ, कल उसकी बॉडी मिली थी, कल रात को उसका खात्मा हो गया। ऐसे ही मुंह नुचवा का एकदम से ट्रेंड आया गया, काला बंदर का आया था गया, गया। किसी का अचानक से आता और अचानक से जाता है। जैसे कोई एक हिडन सोसाइटी काम कर रही है और उसने एकदम से पत्ता काट दिया कि चलो अब सोसाइटी को पता नहीं चलने देना कि ये कब आया था और कब कब चला गया। गया। जैसे एरिया 51 के बारे में आपने सुना होगा। हाँ, एरिया 51 के बारे में सुना है। उसमें क्या होता है, अचानक से ये आता है यूएफओ गिरा था, ये गिरा था, और एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं जा सकते। आप देखना कभी ना इसका ट्रेंड बनता है कि अचानक से एरिया 51 के बारे में सब कुछ एकदम से ट्रेंड में आता है और एकदम से गिर जाता है। मतलब जैसे कोई हिडन सोसाइटी काम कर रही है और एकदम से जो जो बोलने वाले हैं उनके चैनल पे स्ट्राइक मार दी, कुछ कर दिया और सीधा टॉपिक ख़त्म हो गया। तो अर्बन लेजेंड्स का हमेशा यही हुआ है कि एकदम से बूम आए, काला बंदर और ख़त्म काला बंदर, और छुटिया आई वो काटने वाली चुड़ैल ख़त्म हो गई चुड़ैल। हाँ, ये यार अक्सर ऐसे ही होता है। SS3 में भी ऐसे ही हुआ, नालेबा वाला जो किस्सा है, आता है ट्रेंड आता है, फिर एकदम से गायब हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। भाई देखो नालेबा वाला जो सीन है ना, वो तो आज भी वो गांव है, लेकिन काले बंदर का क्या सीन हुआ, वो जो छुटिया काटने वाली थी उसका क्या सीन हुआ, मुंह नुचवा कहाँ गया, पंडुबा कहाँ गया, ये सारी एंटिटीज़ के अब कोई जिक्र नहीं है। इसलिए इन्हें अर्बन लेजेंड बोला जाता है कि ये तो आए और गए और फिर कभी आएंगे तो देखा जाएगा। लेकिन ये जो कुछ चीज़ें हैं जो छप गई, जैसे भानगढ़, कुलधारा और ये सारी चीज़ें तो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। किसी के साथ हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा। जिनके साथ हो रहा उनकी सुनते नहीं है जिनके साथ नहीं हो रहा वो जानने को विचलित रहते हैं, तो हम उनके लिए है ही। बिल्कुल। और बहुत ही बढ़िया मज़ा आया इस पॉडकास्ट में, इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, तो जो जानने के लिए विचलित हैं उनके पास काफ़ी कहानियाँ हैं सुनने के लिए। थैंक यू सो मच अक्षय, आंखों देखी पर आने के लिए। और हाँ, ऐसे आई थिंक 1-2 और पॉडकास्ट हम लोगों को करने पड़ेंगे। काफ़ी सारे किस्से ऐसे भरे हुए हैं अक्षय ने अपने पास जमा करके, है ना। अगर जनता बताए बोलेगी तो हम आएंगे। जनता तो बोलेगी, जनता तो हमारी जनता बड़ी प्यारी है, ऑडियंस बड़ी प्यारी है, उनसे बस हॉरर स्टोरीज हर दिन चाहिए। तो तो फिर हमारे पास आ सकते हैं। फिर हमारे पास बिल्कुल अक्षय का चैनल है, अक्षय वशिष्ठ हॉरर के नाम से आप बिल्कुल जाइए। अक्षय बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ बताते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स से बहुत सारी हॉरर स्टोरीज को वो कवर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर भी करते हैं। तो आप ज़रूर उन्हें फॉलो करिए अक्षय को। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक्स अ लॉट जी। क्राइम स्टोरीज इतनी सारी कवर करी हैं, उसमें एक गौरव तिवारी का केस आपने कवर किया था। गौरव तिवारी इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। तो उसमें क्या एंगल लगा, क्या हुआ कि यू वर लाइक कि अरे ये कैसे पॉसिबल है, या क्या एंगल था वो पैरानॉर्मल का एंगल? आई थिंक द पैरानॉर्मल एंगल उस केस में क्यों, ऑब्वियसली आई डोंट एक्चुअली बिलीव कि गौरव तिवारी को उसके स्पिरिट्स ने मार दिया, बट आई थिंक व्हाई इट्स सच अ फैसिनेटिंग केस फ्रॉम अ पैरानॉर्मल स्टैंड पॉइंट इसकी गौरव तिवारी इज नोन टू हैव सेड टू हिज ओन फैमिली एंड फ्रेंड्स की आई फील वियर्ड अपनी मेजर कुछ investigations के बाद to places like Bhangar, Kuldhara and all, where he's known to have weird experiences. Kuldhara, for example, their car had burned down, his whole team's car had burned down. They had found, I think, the footprint or a handprint of a child on their car. उसके बाद गौरव तिवारी के खुद के रिपोर्ट्स हैं of telling his friends of his family members that I feel weird. उसके वाइफ के अकाउंट से of saying that something had happened to him in the last few months before his death. He was keeping really low. We don't know if he was depressed or not, was it a marital problem or not, but he was keeping low and was behaving weird. तो ये तो one aspect है. Second is the way he was found when he died, which is that वो rope mark around his neck, yet nothing for him to hang himself कहाँ से off लटकेगा? from the roof. बाथरूम में था। In the bathroom. And but clear, I mean, case of strangulation. But वही ना समझ नहीं आ रहा था लटका कैसे होगा, क्योंकि ऐसा कुछ कुछ टूटा भी नहीं है, गिरा टूटा कुछ भी नहीं है वो। And a fully grown man, मतलब बाथरूम में पंखे होते हैं तो कैसे से पंखे होते हैं, नहीं आते tiny से पंखे, fully grown man hanging from a fan in a washroom, but no fan. From the pictures of the washroom, there is no fan in that washroom. Weird details like the family then broke the door, मतलब door अंदर से locked था, so who could have possibly killed him if someone did kill him? The only explanation that makes sense is कि family ने ही मारा, कुछ family का insight, wife ने मारा, but his family, Gaurav Tiwari's family, stands by the wife and supports the wife now. So This it is as per the investigation and per what I think Aishwarya believes, it's a case of suicide only. But
then what prompted him to take that measure? Because अगर मान लो अगर supernatural element explore करना है, ये थोड़ी ना है कि डेविल आ गया और डेविल नहीं मार दिया. ये भी तो हो सकता है कि आपके खुद के थॉट्स इतने नेगेटिव बन गए कि यू वर पुश टू किल योरसेल्फ. सुपरनैचुरल एलिमेंट जो लोग कहते हैं कि इज दैट्स हाउ this is one explanation that he was just taken over by all the spirits that he was, or the negative energies that he was constantly, इसका interaction चल रहा था इसका. But हाँ, उसके personal life में कोई issue ऐसा सामने आया नहीं है. For the suicide to make sense, and if your details are just say right before he was found dead and they broke the door of the washroom, he was sending out emails to people. उस मॉर्निंग की ईमेल्स हैं, like literally 10 minutes before वो दरवाजा तोड़ा गया. काम की ईमेल्स, agreeing to work commitments, agreeing to जो भी मतलब gigs and all. ये नहीं पता. Emails हैं on his laptop that he was sending right before he walked into the washroom. तो मतलब this is not indicative of anybody जो खुद को मारने वाला है, right? हाँ. फिर जैसे बुराड़ी केस में भी, उसमें भी लोग ऐसे स्टूल लेके जा रहे हैं घर को, वो दोनों बहुएं हैं, बच्चे खेल रहे हैं एक दिन पहले. So weird. So, गौरव तिवारी का मैंने ये भी पढ़ा था कि वो एंड के दिनों में एक लड़की को देख रहा था, एक छोटी लड़की को बार बार देख रहा था अपने विजन्स में. एंड द थॉट कि अगर उसने खुद को मारा तो कुछ ऐसा नहीं मिला उसकी बॉडी से कि ही इज लाइक उसके हाथ यहाँ है या उसके हाथ अपने आप को कोशिश करी है, अपने उस एंगल पे कभी था ही नहीं वो. तो उसने खुद को नहीं मारा अकॉर्डिंग टू. हाँ, उसने जो रोप थी उसने हाँ. खुद को ऐसे तो नहीं खुद को तो खुद को चोक होगा, किया. स्ट्रैंगल किया होगा लटका के. There was a rope and there was a black mark on his neck. If you see the autopsy pictures, it's clearly visible. This is done by immense pressure over here with the rope. But how that was done is a little like uncertain in the final report also. Yeah, very weird. एक ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग लाइक लोकेशन आपने कवर की, दिल्ली का मालचा महल. तो उसकी क्या कहानी है यार? 13th सेंचुरी, तो 13वीं सदी का तुगलक ने बनाया था एक हंटिंग लॉज. ये है नॉर्थ रिज फॉरेस्ट. लोग भूल जाते हैं दिल्ली फॉरेस्ट था. मुझे नहीं पता था दिल्ली में फॉरेस्ट था अंटिल मालचा महल वाला शूट. एंड आर्यान और मैं गए थे लोकेशन ढूंढने बिफोर भूत बस्टर्स बिगैन. वी आर लाइक ये वाली दिल्ली में, इसको देख के आते हैं, चेक आउट करते हैं. मुझे कोई आइडिया नहीं था दिल्ली में फॉरेस्ट है. रिच इतना बड़ा सा. अरे जानवर है वहां. जब हम अंदर गए, इतना शानदार, ब्यूटीफुल, दैट वो नॉर्थ रिच चाणक्यपुरी के पास वाला एरिया इतने अच्छे से हमने प्रिजर्व किया हुआ है. तो उसके बीचों बीच ये मालचा महल करके, महल तो नहीं, हंटिंग लॉज था, ये तुगलक ने बनाया था. कहते हैं तुगलक ने वो हंट पे था, एक किसी ट्राइबल लेडी ने उसकी जान बचाई, तो उसकी मिस्ट्रेस बन गई, उसके लिए उसने ये बना दिया. तो सुन, 700-800 साल पुराना. अब एज टाइम वेंट बाय, फर्स्ट तुगलक चले गए, किंगडम्स चले गए, नए राजा आए, नए एम्पायर्स आए, और इस जगह की कहानी धीरे धीरे बदलती गई. कहते हैं कि जब वो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, सिपोय म्यूटनी जैसे कहते हैं, तो दिल्ली में भी एक बहुत मेजर पार्ट प्ले किया गया था उस जंग का. और जो विड्रॉइंग इंडियन सोल्जर्स थे, जब वो वापस जा रहे थे, जब ब्रिटिश वापस आया था, तो दे टुक सैंक्चुरी इन दिस मालचा महल, और वहां उन्हें हजारों में मारा गया था. तो कहते हैं उनके भूत उस फॉरेस्ट में घूमते हैं, वहां रहते हैं. पर ठीक है, तो ये होगी आपकी 1857 की बात. चलो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1970. खंडेर था मालचा महल इस पॉइंट तक, और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लखनऊ से एक ट्रेन आती है. उस ट्रेन से निकलती है एक मोहतरमा, फुल रानी जैसे कपड़ों में, 10 हाउंड डॉग्स के साथ, एक आर्मी ऑफ सर्वेंट्स और उसके 2 बच्चे. इस रानी का नाम था क्वीन बेगम विलायत, और उनका बेटा प्रिंस साइरस और बेटी प्रिंसेस सकीना. ये पहुंचते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन. बेगम विलायत की डिमांड थी कि वो आखिरी मुगल वो हैं, अवधी क्वीन है, और जितना अवधी लैंड है इंडिया में जो ब्रिटिश और इंडियंस ने सीज कर लिया है, वो एक्चुअली उसका है. वो आखिरी बेगम है, और वो उसका राइटफुल प्रॉपर्टी है जो उसे वापस कर देना चाहिए.
तो उसने अपना शुरू किया ये मिनी आंदोलन, मान लो मिनी आंदोलन, ऐसा कि 10 साल ये औरत न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के वीआईपी रूम पे कब्जा कर लिया इसने अपना पूरा सेटअप उस वीआईपी कमरे में कर लिया। 10 years शी वाज देयर एंड इसके अलग ही मतलब फंडे थे। तो ये किसी इंडियन से बात नहीं करती थी। अच्छा। वर्बली शी वुड नॉट टॉक टू एनी इंडियन। अगर कोई भी इंडियन इससे बात करना चाहेगा तो ये अपने जवाब उसे एक पेपर पे लिखेगी, सिल्वर प्लेट पे रखे, सर्वेंट के सिल्वर प्लेट पे रखेगी, उसका जो नेपाली सर्वेंट होगा वो अब क्रॉल करके डिलीवर करेगा। ये रूल था। वो सिर्फ बात करती थी फुल मून नाइट पे, वरना वो बात नहीं करती थी। एंड शी ओनली यूज्ड टू टॉक टू वाइट पीपल, वाइट जर्नलिस्ट। अब क्योंकि वो सिर्फ वाइट जर्नलिस्ट से बात कर रही थी तो न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सारे बड़े बड़े जो पेपर हैं जो तब के तो और भी मतलब मायने रखते थे, इन्होंने कवर किया द लास्ट क्वीन ऑफ अवध, द लास्ट क्वीन ऑफ अवध। तो शी हैड अ पॉपुलैरिटी दैट ग्रू की ये आखिरी रानी है और इस बेचारी को देखो किस हाल में रख रहे इंडियन गवर्नमेंट। तो पहले इसको लखनऊ में लैंड ऑफर किया गया। शी सेड नहीं, मुझे महल चाहिए, मेरा एक्चुअल मुझे एक महल चाहिए, आई एम अ क्वीन। तो फाइनली इस पे जो पिटी लेती वो थी इंदिरा गांधी, क्योंकि वो भी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से उनका जाना होता था। उन्होंने देखा कि ये कौन है रानी। तो इंदिरा गांधी ने बेगम विलायत को मालचा कहा ये आपका है, आप रखो, आप यहाँ रहो, ये आपका है। तो दैट वाज ओके विद बेगम। Begum with her family and her maids and her dogs moved to this forest के बीच में जो महल है। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं है इस महल में, बट महल है तो रहेंगे। और फिर ये रहना शुरू कर गए। देवे जब से रहना शुरू कर गए ये कभी वहां से निकले नहीं। तब जो वहां के लोकल्स थे, जो जिन्हें लगा कि एक्चुअली हमारे रानी आ गई है, रानी को घर मिल गया, उन्हें लगने लगा कुछ तो ऑफ है, ये रानी नहीं। कहने लगे ये जिन का बसेरा है, एक्चुअली जिन का फॉर्म है ये सब। रॉयटर्स ने 1990 में आई थिंक प्रिंसेस सकीना का फिर से मालचा महल जाके इंटरव्यू लिया था कि कैसा रहा है यहाँ जीना और वॉट एवर। प्रिंसेस सकीना ने रिवील किया कि हमारी माँ ने आत्महत्या कर लिया है, उनने डायमंड और पर्ल खा के खुद को मार दिया है, हमने उन्हें यहीं दफना दिया है। तो ये खुद में इस पॉइंट पे एवरीबडी इज लाइक ये इनका भूत यहाँ है, ये पक्का जिन या कुछ थी, ये विच थी, क्योंकि नथिंग एल्स मेक सेंस। कोई ऐसे खंडर प्रॉपर्टी में क्यों रहेगा? एज टाइम गोज ऑन इनके जो जितने ज्वेलरी और ये सब जो लाए हैं, जो कुत्ते हैं, जो हाउंड्स थे इतने रॉयल लुकिंग, ये सब कुत्ते मरने लगे। जो इनके सर्वेंट्स थे उनने सारा गोल्ड चोरी करके भागने लगे। तो फाइनली बचे सिर्फ प्रिंसेस सकीना और प्रिंस साइरस इस महल में। न्यूयॉर्क टाइम्स जर्नलिस्ट 2010 के आसपास फिर से एक इंटरव्यू के लिए रीच आउट करते हैं साइरस को। साइरस बताता कि सकीना हैज ऑल्सो किल्ड हरसेल्फ या डाइड, उसको भी बेरी कर दिया गया है। तो अब सिर्फ साइरस रहता था यहाँ। मेरे बहुत दोस्त बताते हैं जो दिल्ली इस टाइम में थे कि वो लोग जब जाते थे इसके पास, क्योंकि सबको मजा आता था दूर से महल देखना, और ये अपने तब स्ट्रे डॉग्स थे इसके पास, कुत्तों को छोड़ देता था और बंदूक का लाइसेंस था, बंदूक शूट करता था लोगों पे डराने के लिए, क्योंकि ही हेटेड लोग जब आसपास आते थे, स्पेशली अगर इंडियंस आसपास आ रहे हैं। गोरे जर्नलिस्ट से बात करता था, वेरी वियर्ड। ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स जर्नलिस्ट जिसके साथ इसने एक कमराडरी बना ली थी और इंटरव्यू करता था, उसने इसके काफी इंटरव्यू करे, दोस्त थे। और 2014 या 15 में जब कोई वहां क्लीनिंग या किसी के लिए गया, फाउंड साइरस की लाश। तो साइरस भी 2015 में मर गया। सो द फाइनल सॉर्ट ऑफ मुगल एयर्स हैड डाइड, और अवधी एयर्स हैड डाइड, यही कह रहे थे। तो ये जर्नलिस्ट गई वहां मालचा महल, उसका दोस्त था एट द एंड ऑफ द डे, इंटरव्यू से बट दोस्त भी मान लो एक तरीके से, एक कमराडरी थी। वहां मालचा महल के अंदर शी फाइंड्स अ वेस्टर्न यूनियन स्लिप जिसका एड्रेस वाज यूके। तो शी कॉन्टैक्टेड दैट एड्रेस
और मैं लंबी स्टोरी को शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा यहाँ, कि पता चला वो एड्रेस में साइरस का सौतेला भाई रहता था, जो इस फैमिली को पैसे भेजता था। ये भाई खुद मिडिल क्लास है, कैंसर से स्ट्रगल कर रहा है, बट इसने इन लास्ट 10-20 साल इन्हें पैसे बेच के जिंदा रखा है। उसने फाइनली बताया कि ये कोई रानी नहीं है, इनका कोई वो रॉयल ब्लड नहीं है। बेगम विलायत एक्चुअली पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट की बीवी थी। पार्टीशन के बाद वो कराची और लाहौर में रही हैं। एक पॉइंट में इन्हें तब के प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ मारा था, जिसके लिए इन्हें असाइलम भेज दिया गया था। तो इन्होंने रियलाइज किया कि पाकिस्तान में तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, इंडिया आके मैं स्कैम करती हूँ। दिस वॉज अ पावर हंग्री वुमन जिसने पूरे इंडिया को, पूरे दुनिया को बेवकूफ बनाया। अब कहते हैं कि मालचा महल में इनका भूत घूमता है, लोगों ने रिपोर्ट भी किया है, बट ये वैसी स्टोरी जब चाहे भूत हो या ना हो, इतनी फैसिनेटिंग और बिविल्डरिंग करेक्ट कि तब हम गए भी मालचा, हमने रात में इन्वेस्टिगेट भी किया, कुछ मिला नहीं, बट ये स्टोरी इतनी ज्यादा फैसिनेटिंग है कि बना दिया यार, सबको बेवकूफ बनाया, सबको बेवकूफ बनाया। ट्रू क्राइम्स। जैसे स्कूल्स, मैं स्कूल में जा रहा हूँ, आपके स्कूल टाइम पे दिल्ली में रहते थे, तो बगल में एक हॉन्टेड बिल्डिंग थी, मतलब I was in Rai School, Lodhi Road. Right. Right next to my school was this बहुत पुरानी 30 माले की बिल्डिंग, जहां हम बस एक दूसरे शर्त लगाते थे कौन ऊपर जा सकेगा। सो अकेला तो कभी नहीं गया उस बिल्डिंग के ऊपर, बट हाँ अपने 5-7 दोस्तों के साथ बहुत बार गया हूँ। झूठी कहानियां बना के स्कूल में सुनाई है, बट वहां पर सिर्फ किसी की पुरानी चप्पल या हेलमेट ही मिला है, ऐसा कुछ मिला नहीं है जिससे कुछ कंक्लूसिव मैं बता सकूं। बट हाँ बचपन में एक पता नहीं आपके अंदर, आई डोंट नो, दिल्ली, इट्स मे बी इट्स अ दिल्ली थिंग, कि आप में बहुत चुल होती है, बहुत चुल होती है, आपको नई नई चीजें करनी होती हैं। लौंडे जब मिल जाते हैं तो उनको ऐसी रात को जाना होता है कहीं, घर पे बोल के जाते हैं आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। यहाँ चाणक्यपुरी पे सुना था कोई बाबा है, वो आईटीसी के ऑपोजिट एक जंगल है वहां पर अंदर, वो भी किया है, जंगल के अंदर घुस गया, कब्रिस्तान गए हैं रात को, ये सारी हरकतें की हैं, बट हुआ नहीं कुछ। एंड नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट, आई एम लाइक हाउ स्टूपिड वाज आई, व्हाट वाज आई ट्राइंग टू डू, वाज आई ट्राइंग टू इनवाइट थिंग्स टू माय सेल्फ। ऐसे घर में जैसे जिन बिन की कहानियां और ये सारे कहानियां चलती। अरे नहीं, मेरे दादी के घर पे तो ये दादी के घर के साइड निजामुद्दीन से थे, वहां तो ऐसे बहुत लेजेंड्स हैं कि ये जो फकीर बाबा हैं ये पहुंचे हुए हैं, ऐसी ऐसी बातें बहुत होती थी कि वो जो ऊपर चाची रहती हैं वो पड़ोस की वो काला जादू करती हैं। किसी ने को देखा वेखा कुछ नहीं, बट ऐसे इफ यू डोंट लाइक समबडी ना, ऐसे छोटे बस्ती वगैरह में क्या होता है, इफ यू डोंट लाइक समबडी आप कुछ बना देते हो कि ये काला जादू करती हैं, ये रोटी उल्टे तवे पे बनाती हैं, ऐसे रैंडम चीजें आप बोलते हो जिससे एक कहानी बने। हमारे देश में ना एक लाइन है जो बहुत फेमस है, ऐसा सुनने में आया है। मैंने सुना है। अरे कहाँ से सुन रहे हो भाई?